जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 211 से लेके 220 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 211, मैच लिस्ट 1 विथ मैच लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इस क्वेश्चन में आपको लिस्ट 1 दिया गया है और लिस्ट 2 दिया गया है और आपको बोला है मैच करने के लिए। तो लिस्ट 1 में दिया हुआ है एक्टिव प्रेशर दिया गया है, पैसिव प्रेशर दिया गया है एंड अर्थ प्रेशर एट रेस्ट दिया है। मतलब इनका डेफिनेशन लिस्ट 2 में दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर में हम बोलते हैं कि रिटेनिंग वॉल हमारा अवे फ्रॉम द बैकफिल, मतलब बैकफिल के हमारे दूर जाएगा, उसे हम बोलते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ। एक्टिव है तो मतलब ए ढूंढना है, मतलब अवे वर्ड ढूंढना है। तो ढूंढिए, मतलब रिटेनिंग वॉल अवे फ्रॉम द बैकफिल किधर है। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं। यहाँ पे अवे फ्रॉम द बैकफिल आपको दिख रहा होगा लिस्ट 3 में सबसे लास्ट में, अवे फ्रॉम द बैकफिल। इफ रिटेनिंग वॉल अवे फ्रॉम द बैकफिल दैट इज नोन एज कॉल्ड एक्टिव प्रेशर। अगर रिटेनिंग वॉल हमारा टुवार्ड्स द बैकफिल, मतलब हमारे बैकफिल के टुवार्ड्स जाएगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं पैसिव अर्थ प्रेशर। और अर्थ प्रेशर एट रेस्ट बोलते हैं कोई मूवमेंट नहीं होगा रिटेनिंग वॉल में एंड बैकफिल में, उसे हम लोग बोलते हैं अर्थ प्रेशर एट रेस्ट बोलते हैं। तो हमने अभी देखा कि एक्टिव अर्थ प्रेशर में हमारा तीसरा वाला हो जाएगा, पैसिव में हमारा पहला वाला हो जाएगा और अर्थ प्रेशर एट रेस्ट में हमारा दूसरा हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 3, 1 एंड 2 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया 1, 2, 3 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी दिया है 2, 3, 1, हमारा 2, 3, 1 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी दिया हुआ है 3, 2, 1 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी दिया हुआ है 3, 1, 2, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। कभी कभी आपको पूछा जा सकता है कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है, तो आपको बताना है 1 माइनस साइन फाइव डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन फाइव। हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर को 1 माइनस साइन फाइव बाय 1 प्लस साइन फाइव भी बोलते हैं। फाइव हमारा यहाँ पे एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है। इसी को हम लोग और सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 स्क्वायर 45 माइनस 5/2। इसको ही फॉर्मूला हमारा तोड़ के आता है 1 माइनस साइन फाइव बाय 1 प्लस साइन फाइव आता है। आपको भी कन्फ्यूज़न नहीं होना है। देखिए यहाँ पे साइन माइनस है तो यहाँ भी हमारा साइन माइनस होगा। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ आपको पूछा जाएगा पैसिव अर्थ प्रेशर, तो इसको में लिख सकते हैं 1 प्लस साइन फाइव बाय 1 माइनस साइन फाइव लिख सकते हैं। इसको और हम लोग लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। फिर तीसरा होता है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन फाइव लिख सकते हैं। और इन टर्म्स ऑफ पॉइजन रेशियो हम लोग लिख सकते हैं म्यू बाय 1 माइनस म्यू भी लिख सकते हैं। और आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे बड़ा कौन होता है, तो सबसे बड़ा होता है केपी मतलब पैसिव अर्थ प्रेशर, फिर होता है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, फिर होता है हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो ये भी आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे हमारा 2-3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 212, ए कोहेजनलेस सॉइल हैविंग एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस, मतलब एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस मतलब आपको फाई दिया हुआ है, ऑफ इज स्टैंडिंग एट ए स्लोप आई, मतलब स्टैंडिंग स्लोप आपको आई दिया गया है। अब आपको बोला है फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए। आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब भी पूछेगा तो विथ रेस्पेक्ट टू पहला जो हमारा इट इज़ ए वन टाइप ऑफ रेशियो, तो जो ऊपर वाली वैल्यू किसी भी चीज़ में देगा तो वो आपको एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस के हिसाब से दिया रहेगा। मतलब ऊपर में हमारा 10 फाई होगा और नीचे में हमारा 10 आई होगा। मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम लोग बोल सकते हैं 10 फाई बाय 10 आई बोल सकते हैं। अब यहाँ फाई क्या है? एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस है। आई हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड हमारा स्टैंडिंग स्लोप है। ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि अगर स्टैंडिंग स्लोप हमारा एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस से कम होगा तो स्लोप कैसा होगा? तो स्लोप हम इसको बोलते हैं स्टेबल स्लोप बोलेंगे। अगर हमारा आई किसके बराबर हो जाएगा? फाई के बराबर हो जाएगा, तो मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी यूनिटी हो जाएगी। अगर हमारी स्टैंडिंग स्लोप हमारी एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस से हमारी ज़्यादा है तो उसे हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल स्लोप। याद रखिएगा, कभी कभी आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब भी पूछा जाएगा तो ऊपर में हमारा फाई होगा, नीचे में हमारा आई होगा। हमेशा आपको याद रखना, अगर किसी दूसरे टर्म में भी देता है तो साइन के टर्म में रहेगा तो साइन फाई बाय साइन आई रहेगा। जब भी ऊपर सिर्फ आपको फाई ही रहेगा। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया 10 आई, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी दिया 10 आई, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी दिया हुआ 10 फाई बाय 10 आई, सी इज़ द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 213, मैच लिस्ट 1 विथ मैच लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यहाँ भी आपको दिया गया है लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, अब आपको उसमें मैच करने बोला है। तो लिस्ट 1 में दिया हुआ है वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल अबव द वाटर टेबल, फिर दूसरा दिया अपवर्ड सीवेज फ्लो, फिर तीसरा दिया डाउनवर्ड सीपेज फ्लो, और चौथा दिया हुआ फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर लेवल अबव द ग्राउंड लेवल। अब यही चीज़ लिस्ट 2 में दिया हुआ है इंक्रीज अफेक्टिव स्ट्रेस, फिर दिया हुआ है नो चेंज इन द अफेक्टिव स्ट्रेस, फिर दिया हुआ वाटर इज इन स्टेट ऑफ टेंशन, फिर चौथा दिया हुआ डिक्रीज इन अफेक्टिव स्ट्रेस। तो पहला ऑप्शन आपको क्या पूछा गया है, अगर वाटर हमारा प्रेजेंट इन दी सॉइल अबव द वाटर टेबल, मतलब जो सॉइल में वाटर प्रेजेंट है वो अबव द वाटर टेबल, मतलब वो नीचे पास ही नहीं हो रहा है, विच डज नॉट पास थ्रू द ग्रेविटी। अगर वाटर हमारा नीचे पास ही नहीं हो रहा है मतलब वो किस में रहेगा, टेंशन में रहेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ यही लिखा हुआ है वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल अबव द वाटर टेबल, मतलब नीचे जा ही नहीं रहा है, मतलब हमारा वाटर किस में रहेगा, तो वाटर हमारा टेंशन में रहेगा। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं टेंशन वाला कहाँ पे है, तो टेंशन वाला हमारा तीसरे नंबर पे है। फिर दूसरा दिया हुआ है अपवर्ड सीवेज फ्लो। तो हमने एक रिलेशन जानते हैं कि सीपेज प्रेशर ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मतलब सीपेज जो प्रेशर होता है, सीपेज फ्लो होता है हमारा ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में हमारा सीपेज प्रेशर लगेगा। अगर सीपेज प्रेशर हमारा वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब किस में जा रहा है, अगर सीपेज हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो हमारा जो इफेक्टिव स्ट्रेस होती है वो हमारी घट जाती है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, डिक्रीजेज, मतलब जब भी आपको बोला है अपवर्ड तो इफेक्टिव स्ट्रेस हमारी घटेगी। अगर बोलता है डाउनवर्ड बोलता है तो हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस जो होगी वो बढ़ जाएगी, इफेक्टिव स्ट्रेस हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीजेज हो जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या है। यहाँ पे लिखा अपवर्ड, तो अपवर्ड में हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ढूंढते हैं घट रही है कहाँ पे, तो दिया हुआ है चौथे में डिक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, मतलब यहाँ पे 4 नंबर वाला हो जाएगा। फिर यहाँ लिया हुआ है डाउनवर्ड सीपेज फ्लो। मैंने आपको बताया कि अगर हमारा फ्लो की डायरेक्शन हमारी डाउनवर्ड है तो उससे हमारी जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो बढ़ जाती है। तो ये किस में आया, पहले नंबर पे आया। अगर फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर लेवल अबव द ग्राउंड लेवल, मतलब वाटर लेवल का हमारा फ्लक्चुएशन होगा अबव द ग्राउंड लेवल, तो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसकी हमारी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा 3, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्ड है तो 3 4 हो जाएगा हमारा, फिर हमारा क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ 3 4 1 2, बिल्कुल सही, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 214, इन ए कंसोलिडेशन टेस्टिंग कर्व फिटिंग मेथड इज यूज टू डिटरमाइन। ऑप्शन ए कंप्रेशन इंडेक्स, ऑप्शन बी स्वेलिंग इंडेक्स, ऑप्शन सी कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन एंड ऑप्शन डी टाइम फैक्टर। तो सबसे पहले हमको समझना है कर्व फिटिंग मेथड किसका है। तो कर्व फिटिंग मेथड से हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन निकालते हैं। याद रखिएगा कि कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन निकालने के लिए हमारा 2 मेथड है। तो एक मेथड है हमारा स्क्वायर रूट टाइम फिटिंग मेथड, स्क्वायर रूट टाइम फिटिंग मेथड, दूसरा है हमारा लोगेरिदम टाइम फिटिंग मेथड। ये दोनों मेथड से हम लोग क्या निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट टाइम का बात किया है तो इससे हम लोग निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, इसको हम लोग डिनोट करते हैं CV से। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए कंप्रेशन इंडेक्स बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी स्वेलिंग इंडेक्स बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 215, वेस्टरगार्ड एनालिसिस फॉर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बेनिथ लोडेड एरिया इज एप्लीकेबल टू। ऑप्शन ए सैंडी सॉइल, ऑप्शन बी क्लेई सॉइल, ऑप्शन सी स्ट्रेटिफाइड सॉइल एंड ऑप्शन डी सिल्टी सॉइल। तो यहाँ पे आपको पूछा है जो वेस्टरगार्ड एनालिसिस है वो कौन से सॉइल के लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले हमको पता लगाना चाहिए कि वेस्टरगार्ड से हम लोग क्या निकालते हैं। तो वेस्टरगार्ड से हम लोग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो वेस्टरगार्ड में हम लोग कौन से सॉइल के लिए निकालते हैं, तो स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए निकालते हैं। मतलब स्ट्रेटिफाइड सॉइल मतलब क्या, सॉइल जो रहेगा हमारा लेयर बाय लेयर में रहेगा, मतलब हर एक जगह हमारा अलग अलग सॉइल के रहेंगे। तो याद रखिएगा वेस्टरगार्ड एनालिसिस आर ऑलवेज यूजफुल फॉर स्ट्रेटिफाइड सॉइल। स्ट्रेटिफाइड सॉइल को ही हम लोग और बोलते हैं सेडिमेंट्री डिपॉजिट। सेडिमेंट्री डिपॉजिट भी हमारा कैसा रहता है,
तो स्ट्रैटिफाइड सॉइल रहता है। मतलब ये हमारा इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर आइसोट्रॉपिक सॉइल, मतलब वेस्टरगार्ड एनालिसिस हमारा ये एप्लीकेबल नहीं होता है आइसोट्रॉपिक सॉइल के लिए। ये कौन से सॉइल के लिए एप्लीकेबल होता है? इट इज़ सॉइल फॉर एनिस्ट्रॉपिक सॉइल। ठीक है, तो ये तीन चीज़ आपको याद रखना है कि वेस्टरगार्ड एनालिसिस स्ट्रैटिफाइड सॉइल के लिए होता है। स्ट्रैटिफाइड सॉइल को ही हम लोग बोलेंगे सेडिमेंट्री डिपॉजिट, और कभी कभी हम लोग बोल सकते हैं वेस्टरगार्ड एनालिसिस यूज फॉर एनिस्ट्रॉपिक सॉइल। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ सैंडी सॉइल बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी दिया हुआ है क्लेई सॉइल बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी दिया हुआ है स्ट्रैटिफाइड सॉइल। स्ट्रैटिफाइड सॉइल मतलब क्या? सॉइल हमारा लेयर बाय लेयर में रहेगा, मतलब ये अलग लेयर में सॉइल है, दूसरा अलग लेयर में है, तीसरा अलग लेयर में, इस टाइप के सॉइल को हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड सॉइल। तो वेस्टरगार्ड एनालिसिस इज यूजफुल फॉर स्ट्रैटिफाइड सॉइल। क्वेश्चन नंबर 216, कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सॉइल लेयर। 1 दिया है पॉइजन लेयर, और 2 दिया है हमारा यंग मॉडुलस, 3 दिया हुआ है फिनाइट नेचर ऑफ सॉइल लेयर, और 4 दिया है रिजिडिटी ऑफ फुटिंग। अब वेस्टरगार्ड एनालिसिस फॉर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल यूटिलाइजेज। अब यहाँ पे फिर से आपको वेस्टरगार्ड एनालिसिस की बात क्या है? जब हम लोग वेस्टरगार्ड एनालिसिस का हम लोग डेरिवेशन करते हैं, तो डेरिवेशन करने में हमारा 2 पॉइंट आता है। एक तो पॉइजन रेशियो आता है और दूसरा हमारा यंग मॉडुलस आता है। लेकिन जब हम लोग इसका इक्वेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उस इक्वेशन में हमारा ना ही पॉइजन रेशियो आता है, ना ही यंग मॉडुलस आता है। लेकिन जब हम लोग डिराइव कर रहे होते हैं, तो उस इक्वेशन में हमारा पॉइजन रेशियो भी आता है और यंग मॉडुलस भी आता है, और उसके अलावा कोई इक्वेशन हम लोग यूज़ नहीं करते हैं इसको डेरिवेशन करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया है कि वेस्टरगार्ड एनालिसिस में हमारा कौन कौन से पैरामीटर आएंगे। तो ऑप्शन ए दिया हुआ पॉइजन रेशियो, बिल्कुल सही ये बात है। वेस्टरगार्ड जब हम लोग डेरिवेशन करते हैं तो पॉइजन रेशियो आता है। दूसरा हमारा यंग मॉडुलस को ही हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये भी हमारा आता है वेस्टरगार्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। तीसरा दिया फिनाइट नेचर ऑफ लेयर, ये बिल्कुल गलत है। फिर चौथा दिया रिजिडिटी ऑफ फुटिंग, ये भी बिल्कुल गलत है। तो मतलब 1 और 2 होगा। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। 1, 3, 4, 5 बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी 2, 3, 4, 5 बिल्कुल गलत। ऑप्शन सी 3, 4, 5 बिल्कुल गलत। ऑप्शन डी 1 और 2, 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 217, स्क्वायर फुटिंग इज टू बी प्रपोज्ड ऑन ए कोहेजनलेस सॉइल with an average N value of 40, the allowable bearing pressure of this footing will be governed. Option A general shear failure, option B local shear failure, option C progressive failure and option D settlement criteria. तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि एक स्क्वायर फुटिंग है जो प्रपोज्ड ऑन कोहेजनलेस सॉइल पे हम लोग कर रहे हैं, और आपको पूछा है एन की वैल्यू। यहाँ पे आपको एसपीटी नंबर की वैल्यू पूछा गया है कि हमारी ये एन की वैल्यू कितनी है? 40 है। 40 के आधार पे बताओ कौन सा फेल्योर होगा, जनरल शियर फेल्योर होगा, लोकल शियर फेल्योर होगा, या प्रोग्रेसिव फेल्योर होगा, या तो सेटलमेंट क्राइटेरिया होगा। तो चलिए हम लोग जनरल शियर फेल्योर हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। तो जनरल शियर फेल्योर ऑलवेज अकर इन डेंस एंड स्टिफ सॉइल। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ है कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 36 से ज़्यादा होगी तो हम लोग बोलेंगे जनरल शियर फेल्योर होगी। एन की वैल्यू हमारी 30 से ज़्यादा रहेगी तब भी हम लोग बोलेंगे जनरल शियर फेल्योर बोलेंगे। डेंसिटी इंडेक्स हमारी ग्रेटर देन 70% रहेगी। CU की वैल्यू ग्रेटर देन 100 kPa रहेगी। अब यहाँ पे एन की वैल्यू 40 दी गई है, मतलब 30 से ज़्यादा दी गई है, मतलब कौन सा फेल्योर होगा? तो जनरल शियर फेल्योर ही होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए जनरल शियर फेल्योर बिल्कुल गलत, बिल्कुल सही जवाब इन्हें बता रहे हैं। दैट्स वाई ए इज़ द राइट आंसर। अब देखिए लोकल शियर फेल्योर की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दी गई है। एन की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए तभी लोकल शियर फेल्योर होता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में 40 पूछा गया है, मतलब 30 से ज़्यादा है, मतलब कौन से टाइप के फेल्योर अकर होंगे? तो जनरल शियर फेल्योर होंगे। अब जनरल शियर फेल्योर ऑलवेज अकर इन सैलो फाउंडेशन, जो सैलो फाउंडेशन होता है उसमें ही हमारा जनरल शियर फेल्योर्स अकर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 218, अकॉर्डिंग टू स्कैम्पटन्स फार्मूला फॉर ए सरफेस फुटिंग ऑफ स्क्वायर शेप द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ प्योरली कोहेसिव soil of cohesion is option A 1.4C, option B 6C, option C 7.4C and option D 9C। अब यहाँ पे आपको पूछा गया स्कैम्पटन्स फार्मूला के हिसाब से अगर हमारा सरफेस फुटिंग स्क्वायर शेप का है तो हम लोग अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी जब निकालते हैं तो वहाँ पे हमारी NC की वैल्यू क्या लेते हैं। तो याद रखिएगा जब भी हमारा सरफेस फुटिंग रहेगा और स्क्वायर शेप का रहेगा तो NC की वैल्यू हम लोग हमेशा 6 लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 6। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 1.4C बिल्कुल गलत।
ऑप्शन बी दिया हुआ है 6C, मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमको सरफेस फुटिंग दिया गया है और स्क्वायर शेप का होता है तो हमेशा n की वैल्यू हम लोग 6 लेते हैं स्कैम्पटन्स फॉर्मूला में। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 219, अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल आर रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्टिंग। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर टेस्ट, ऑप्शन बी श्रिंकेज लिमिट टेस्ट, ऑप्शन सी कंसोलिडेशन टेस्ट एंड ऑप्शन डी स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपसे पूछा गया है अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल के लिए हम लोग कौन कौन से टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं डिस्टर्ब सैंपल और अनडिस्टर्ब सैंपल। तो जैसे आप लोग समझ रहे हैं डिस्टर्ब वर्ड मतलब डिस्टर्ब मतलब क्या, जिसकी हमारी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएगी, मतलब सॉइल की हमारी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएगी, उसे हम लोग बोलते हैं डिस्टर्ब सॉइल। अब अनडिस्टर्ब सॉइल मतलब क्या, जब हम लोग सॉइल का कलेक्शन करते हैं तो उसकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज नहीं होती है, उसे हम लोग बोलते हैं अनडिस्टर्ब सॉइल। अब हम लोग जब सॉइल का टेस्टिंग करते हैं तो हम लोग डिस्टर्ब सॉइल भी लेते हैं और अनडिस्टर्ब सॉइल भी लेते हैं और रिप्रेजेंटेटिव सॉइल भी लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है, तो सबसे पहले हम लोग समझना है जाना है डिस्टर्ब सैंपल हम लोग कौन से टेस्ट के लिए करेंगे, जो भी हमारा सॉइल ग्रेन बेस प्रॉपर्टीज़ होगा, मतलब पार्टिकल साइज जैसी प्रॉपर्टीज़ रहेगी, उसके लिए हम लोग डिस्टर्ब सैंपल लेते हैं। लेकिन अनडिस्टर्ब सैंपल में हम लोग नेचुरल वाटर कंटेंट लेते हैं, शियर स्ट्रेंथ लेते हैं, डेंसिटी निकालने के लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए, एटरवर्क लिमिट निकालने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालने के लिए, कंसोलिडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए, ये सब हम लोग क्या लेते हैं, अनडिस्टर्ब सॉइल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ हाइड्रोमीटर टेस्ट, ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये हमारा पार्टिकल साइज एनालिसिस में होता है। श्रिंकेज लिमिट टेस्ट ये भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन सी दिया हुआ कंसोलिडेशन टेस्ट, यहाँ पे हमने देख रहे हैं कंसोलिडेशन टेस्ट हमारे कौन से सैंपल में आएंगे, तो अनडिस्टर्ब सॉइल में आएगा। तो दैट्स वाई सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमारा अनडिस्टर्ब में आता है, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल में भी कर सकते हैं। दैट्स वाई हम लोग इन चारों ऑप्शन में डी को करेक्ट आंसर नहीं मारे। डी भी हमारा राइट ही आंसर है, लेकिन हमको करेक्ट मारना है, एक्यूरेट मारना है, तो कंसोलिडेशन टेस्ट हमारा अनडिस्टर्ब सैंपल के लिए होता है, ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के लिए नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग सी को करेक्ट मारे हैं। वैसे तो हमारा डी भी आंसर होगा, फिर हमारा श्रिंकेज लिमिट भी होगा, ये भी आंसर होगा, हमारा बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट हमारा यहाँ पे कंसोलिडेशन टेस्ट है अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल के लिए, इसलिए हमारा सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये टेबल को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 220, सॉइल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बिलो ए रिजिड फुटिंग ऑन ए सरफेस ऑफ ए कोहेसिव सॉइल। ऑप्शन ए मैक्सिमम एट सेंटर एंड मिनिमम एट एज, ऑप्शन बी मिनिमम एट द सेंटर एंड मैक्सिमम एट एज, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड ऑप्शन डी मैक्सिमम एट वन एंड एंड मिनिमम एट अदर एंड। यहाँ पे फिर से आपको सॉइल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बोला गया है, लेकिन यहाँ पे फुटिंग दी गई है, रिजिड फुटिंग दी गई है। अब रिजिड फुटिंग में हमारा कौन सा सॉइल के लिए अप्लीकेबल है, तो कोहेसिव सॉइल के लिए पूछा गया है आपको। तो कोहेसिव सॉइल में हम लोग यहाँ पे सॉइल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखते हैं। पहला है कोहेजनलेस सॉइल, मतलब सैंड के लिए ये फिगर है। दूसरा हमारा यहाँ पे कोहेसिव सॉइल है, मतलब यहाँ पे ये क्ले के लिए है। तो मैंने बताया था सैंड होता है तो हमेशा आपको यू टाइप बना देना है, अगर क्ले होता है तो आप लोग उल्टा यू बनाएंगे। तो आप जैसे देख रहे हैं कोहेजनलेस सॉइल सैंड के लिए पूछा गया है, तो आप देख रहे होंगे एज पे हमारी वैल्यू मिनिमम है और सेंटर पे हमारी वैल्यू मैक्सिमम है। किस में, तो भाई ये कोहेजनलेस सॉइल मतलब सैंड के लिए। यही चीज़ हमारा क्ले के लिए पूछा जाएगा, तो आप लोग देख रहे होंगे एज में हमारी वैल्यू मैक्सिमम है और सेंटर पे हमारी वैल्यू मिनिमम है। तो इस क्वेश्चन में आपको किसके लिए पूछा गया है, क्ले के लिए पूछा गया है। तो क्ले के लिए आप बता सकते हैं सेंटर में हमारी क्या होगी, मिनिमम होगी, एज में हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो हम लोग ढूंढ सकते हैं मैक्सिमम एट एज एंड मिनिमम एट सेंटर। तो पहला लिखा हुआ है मैक्सिमम एट सेंटर, बिल्कुल गलत है। फिर दूसरा दिया हुआ है हमारा मिनिमम एट सेंटर एंड मैक्सिमम एट एज। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सेंटर पे कम है और एज में हमारी वैल्यू ज़्यादा है, दैट्स वाई बी इज़ द राइट आंसर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको हर एक जगह पूछे जाते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है, जब भी कोहेजनलेस सॉइल है तो आप यू टाइप बनाना, अगर कोहेसिव सॉइल है तो हमारा उल्टा यू बनाना। तो आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, कहाँ कम लग रहा है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछे ही जाएंगे, इसलिए हमेशा इस क्वेश्चन को समझ लीजिए अच्छे से। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।